नेक्स्ट अपन देखो ये प्रोविजन देखते हैं अधिनियम की मुख्य धाराएं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं सीक्वेंस में देखेंगे, पहले होम गवर्नमेंट में, देन इंडिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ, फिर सिविल सर्विस में क्या हुआ, फिर प्रोविंसेस में क्या हुआ, ये सीक्वेंस में। तो पहले अपन देख रहे हैं होम गवर्नमेंट में क्या सुधार हुए। तो सबसे पहले अपन देख रहे थे भारतीय राजस्व सचिव को जो वेतन मिलता था वो पहले भारतीय राजस्व से मिलता था, उसको अंग्रेजी राजस्व से देंगे। भारतीय राजस्व सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, अब वह अंग्रेजी राजस्व से मिलेगा। मतलब कहने का मतलब पहले जो आपने भारत से, बंगाल से जो रेवेन्यू आ रही तथा फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस रेवेन्यू से आपको देते थे सैलरी। अब क्या है, अब क्या मिलेगा, अंग्रेजों को जो भी व्यापार कर रहे थे उसमें जो लाभ हो रहा था उस लाभ से मिलेगा अंग्रेजी राजस्व से। समझ गए, ये चीज़ थी। दूसरा क्या है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर पहले में, दूसरा क्या लिखा हुआ, भारतीय राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कुछ कार्य लेकर एक नए पदाधिकारी कौन, भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमिश्नर को दे दिए गए। तो कहने का मतलब एक तरह से चेक एंड बैलेंस आ गया, या यूँ कह दो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया ओवरलोड हो रहा था तो उसकी मदद के लिए एक आ गया क्या, IHC इंडियन हाई कमिश्नर। तो यूँ मान लो कि होम गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टरी चालू होगी, डायरेक्टरी वर्ड यूज़ नहीं होम गवर्नमेंट में, लेकिन बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लिख लो सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया प्लस IHC इंडियन हाई कमिश्नर, इसकी नियुक्ति कर दी है। ठीक है, और ये इंडियन हाई कमिश्नर जो था इसको भारतीय राजस्व से ही वेतन मिलता था, वही बंगाल के राजस्व से मिलेगा। जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का कर दिया, पहले भारतीय राजस्व से था, अब कर दिया अंग्रेजी राजस्व से। अंग्रेजी राजस्व का मतलब क्या होगा, जो प्रॉफिट ब्रिटिशर्स कमा रहे हैं उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक ये एक चीज़ हो गई। फिर पढ़ते हैं, वह उच्च आयुक्त अब सह परिषद गवर्नर जनरल का कार्यकर्ता एजेंट बन गया। वह कौन, ये हाई कमिश्नर, वह उच्च आयुक्त है ना, ये वह को काट दो, वह को काट दो, केवल उच्च आयुक्त है ना। उच्च आयुक्त अब सह परिषद गवर्नर जनरल का कार्यकर्ता एजेंट बन गया। कार्यकर्ता एजेंट से क्या मतलब है भाई, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों को राय देती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी देती थी और अपने इस इंडियन हाई कमिश्नर को भी देती थी, यूँ है। उसे अब संग्रहार विभाग, स्टोर्स डिपार्टमेंट तथा भारतीय विद्यार्थी विभाग इत्यादि का कार्यवाहक बना दिया गया। किसे, ये इंडियन हाई कमिश्नर को, इंडियन हाई कमिश्नर को ये विभाग दिए थे। देखो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या था मैं आपको बताऊँ, स्टोर का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन सामान रखते हैं वो स्टोर होता है। अब ये सामान कौन सा रखना था या इसकी नौबत क्या आई, आप याद करो प्रथम विश्व युद्ध, भारत ने मदद करी, वही मैंने बताया था SBS, क्या शस्त्रों में, बारूद में और सामान में, है ना। तो भारत से सामान आता था, ये वही है, उसको संभाल के रखेगा। और भारतीय विद्यार्थी विभाग, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, ये एक्सट्रीमिस्ट जो थे लाल बाल पाल, ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। ठीक है, और उधर अपन जैसे देख रहे हैं सारे लाला लाजपत राय सब आएंगे, भगत सिंह को जो उनसे था प्रेम, सब ये यूनिवर्सिटी में, लाहौर यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हुए, वो पढ़ाते थे, गुरु थे, ये शिष्य थे भगत सिंह वगैरह, यूँ लाला लाजपत राय वहाँ टीचर थे, फैकल्टी, ऐसे। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे इनको क्रब करने के लिए, इन पर चेक रखने के लिए IHC नाम की पोस्ट आई, है ना। और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक तरह से वो भी एजेंट बन गया, जो राय देते एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, वैसे वो काम करता, ये चीज़। तो समझने वाली बात यह है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया प्लस IHC, और किनको देखता था, ये स्टोर्स प्लस स्टूडेंट, SS आ गया, S फॉर स्टोर, S फॉर स्टूडेंट, ऐसे। ये होम गवर्नमेंट के अंदर चेंज है। इंडियन हाई कमिश्नर नामक पद किस एक्ट से आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1998। फिर अब ये जो गृह सरकार में जो ये चेंज किए गए, ये क्यों किए गए, ये कांग्रेस की मांग पे किए गए थे। भारत सचिव की भूमिका में जो परिवर्तन हुए वे उस मांग का परिणाम थे जो कांग्रेस ने 1916 के प्रस्ताव में रखी थी। 1916 क्या, LP लखनऊ पैक्ट। तो इस लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय प्रशासन भारत से, यानी कि दिल्ली या शिमला से चले, ना कि व्हाइट हाउस या डाउनिंग स्ट्रीट से चले। दिल्ली और शिमला भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ की जो पॉलिसी बना रहा है भारत संबंधी वो यहाँ बैठ के बनाए, ना कि व्हाइट हाउस और डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पे ये ब्रिटेन की संसद है वहाँ से। कांग्रेस का कहना था कि भारत पर शासन दिल्ली और शिमला से होना चाहिए, ना कि व्हाइट हाउस तथा डाउनिंग स्ट्रीट। ये डाउन स्ट्रीट नहीं, डाउनिंग, DOWNING, जहाँ पे ये अपने ब्रिटेन की संसद है वहाँ नाम है, उन गलियों का नाम है स्ट्रीट का। इस मांग को केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था इस एक्ट में। समझ गए, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रशासन दिल्ली या शिमला से चले, ना कि व्हाइट हाउस या डाउनिंग स्ट्रीट से। व्हाइट हाउस यहाँ अपने ब्रिटेन UK से वो USA से नहीं है लेना, सब ब्रिटेन से ही होना, व्हाइट हाउस एंड डाउनिंग स्ट्रीट। समझ गए, तो ये लिखा गृह सरकार परिवर्तन कांग्रेस की मांग 1916। फिर ये क्या कि दिल्ली और शिमला से चलना चाहिए, ना कि व्हाइट हाउस या डाउनिंग स्ट्रीट, ये लिखा। फिर अब भारत सरकार में परिवर्तन वहाँ देख लिया, अब भारत सरकार में क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। वायसरॉय की कार्यकारिणी के अंदर सुधार हुआ सबसे पहले, वायसरॉय की। अब देखो ये सुधार कैसे चलेंगे मैं आपको बताऊँ।
ये मैं हमेशा यूँ बनाता था इसको, ये रहा वाइसरॉय, इसके दो भाग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारिणी परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, सीसी वर्ड दोनों में, काउंसिल काउंसिल, परिषद परिषद, लेकिन एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी, लेजिस्लेटिव विधायिकी, ऐसे इसको बोलते थे गवर्नर जनरल इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या यूँ बोला गवर्नर जनरल इन हिज काउंसिल तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल गर्भित है। इसको बोलते हैं अपन गवर्नर जनरल इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन सिर्फ इतना बोला गवर्नर जनरल इन हिज काउंसिल तो बात होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बुक में ऐसे लिखा रहता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल, लेकिन आप खोल के लिखो गवर्नर जनरल इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सारी पावर्स इसके पास थी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? गवर्नर जनरल इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास थी सारी जिम्मेदारियाँ, पावर इसके पास थी। ऐसे अभी अपन देखेंगे आप लोग। तो वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में सुधार, किसको कार्यकारिणी बोल देते, कार्यकारिणी परिषद ही बोल देते हैं, चीज़ एक क्या था इसके अंदर, देखो क्या है, यद्यपि केंद्र में उत्तरदायी सरकार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अभी अपन चैप्टर तो क्या पढ़ रहे हैं, रोड टू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी सरकार, लेकिन केंद्र में कोई कार्य नहीं किया गया उत्तरदायी सरकार लाने का, प्रांतों में किया गया था। केंद्र में करेंगे 1935 में का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई। कैसे देखो, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपन पढ़ते आ रहे हमेशा वही 4, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, ठीक है। अपन से देखते हैं 1861 से 5 वही एलपी लीगल प्रोफेशनल विधि वृत्ति जुड़ा है ना कि कोई अधिवक्ता, ऐसे, ठीक है। अब ये 1919 तक आते 8 हो गए, उनमें से 3 भारतीय थे, समझ गए। ऐसे किसकी, गवर्नर जनरल की। इसमें पहला कौन था, वही सीन में कौन सा सत्यमेव जयते आया, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो सबसे पहला भारतीय था, ठीक है ना, जो अपन ने 1909 के अधिनियम में देखा था। उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग विभाग इत्यादि सौंप दिए गए थे। किसकी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। अभी बार बार ध्यान रखो ये किधर चल रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये है, 8 में से 3 भारतीय, यूँ लिखोगे ऐसे। इधर तो जैसे जो है अभी इधर तो ये डायग्राम बनेगा पूरा अपना कि 2 सदन देखेंगे अभी अपन, 2 आएंगे उसमें डायग्राम बनेंगे दोनों के अंदर। तो अभी तो ये 8 या 3 की इधर की बात कर रहे हैं अपन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, ठीक है। ये थोड़ी सी आलोचना भी देखेंगे कि 8 में से 3 तो दे दिए गए, लेकिन कोई भी इनको इंपॉर्टेंट विभाग नहीं था इन तीनों के पास, इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को। और दूसरा, इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के ऊपर वीटो पावर रहती थी गवर्नर जनरल की, वो जो चाहता था वो कर देता था, ऐसे देखेंगे अभी आएगा वो, ठीक है। लेकिन जो चेंज किए गए वो देख रहे हैं अपन। फिर प्रशासन, अब देखो फिर अब इसमें आगे क्या है, अब इसमें आगे क्या है, देखो प्रशासन संबंधी सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया। अब देखो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा आप यहाँ समझो, इस लाइन को पहले पढ़ने से पहले आप समझो, है ना। यहाँ पे आप क्या करो, इस प्रशासन को एक बार काटो और यूँ लिखो आप विधान, विधान संबंधी विषयों पर केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। विधान का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। प्रशासन में वैसे कानून की दृष्टि में वही चीज़ है ना, लेकिन आप तो विधान शब्द लिखो। अब विधान शब्द बनती क्या जाए, ये विधान मैंने क्यों लिखा है, एक समझने की कोशिश करो। इधर देखो, पहले मैं ये बना रहा था, हमें अपन हमेशा ऐसे बनाते हैं, ये रहा गवर्नर जनरल, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव, तो ये भी अभी अपन ने देख लिया 8 में से 3 भारतीय। अब अपन देख रहे हैं कि विधान संबंधी जो है ना, ये भाई विधान परिषद क्या करती थी, कानून बनाती थी। अब लेकिन ये जो कानून बनाती थी पहले पूरे भारत के लिए एक ही बनाती थी। आज अपन ने क्या कर दिया, क्योंकि उत्तरदायी सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, भारतीयों से संपर्क लेना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। याद करो 20 अगस्त 1917 भारतीयों का संपर्क बढ़ाओ, भारतीयों से 3 कर दिए इधर। अब इधर क्या करेंगे हम, इधर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जो कानून बनाती थी ना, आज से अपन बांट लेते हैं। क्या बांट लेते हैं कि कुछ विषय तो ऐसे हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी। आप याद करो 33 का चार्टर VSL आया था, गवर्नर जनरल की ये विधान परिषद सभी व्यक्तियों के लिए, सभी स्थानों के, सभी विषय, सभी स्थान और सभी लोग, VSL व्यक्ति, स्थान और लोगों के लिए 33 वाले अधिनियम में लिखी हुई है लाइन। फिर धीरे धीरे अपन 92 में देखते हैं कि बम्बई और बंगाल, बम्बई मद्रास परिषद को वापस से कानून बनाने की उनको शक्ति दी गई थी, है ना। अब यहाँ क्या कर दिया, यहाँ अपन ने विषय अलग कर दिए कि इन विषय पे तो केंद्रीय विधान परिषद कानून बनाएगी और इन विषयों पे प्रांतीय विधान परिषद कानून बनाएगी। तो पहले तो यहाँ समझो क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सारे विषय थे विधान संबंधी सभी विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय। अब क्या है, अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि ये प्रांतीय विषय जो है ना, इनको फिर से 2 भागों में बांट दिया था। क्या कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, आरक्षित और हस्तांतरित।
ये इन प्रांतीय विषयों को, मतलब प्रांतों के अंदर डायरियर्की लाए थे। ये डायरियर्की नहीं है दो भागों में तोड़ना, डायरियर्की प्रांतों में आएगी जो 1919 के अधिनियम से आई। अभी अपन देखेंगे आगे, लेकिन जो आगे देखेंगे उसकी नींव यहीं पड़ रही है, तो यहीं समझो। पहले तो विधान संबंधी जितने भी विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती थी और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय सरकार अपनी विधान परिषद के साथ कानून बनाती। मतलब केंद्रीय विषयों पर तो गवर्नर जनरल अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर कानून बनाएगा, और प्रांतीय विषयों पे गवर्नर, प्रांत का गवर्नर अपनी विधान परिषद के साथ मिलकर कानून बनाएगा। और फिर अपने प्रांतीय विषयों को रिजर्व और ट्रांसफर के अंदर बांट दिया था। रिजर्व में गवर्नर जनरल काम करता था अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, और ट्रांसफर में मतलब रिजर्व में गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव के साथ काम करता था, और ट्रांसफर के अंदर गवर्नर अपनी विधान परिषद के साथ काम करता था। याद करो, मैंने दोनों में यहाँ पे वर्ड गवर्नर गवर्नर बोला है क्योंकि अपन प्रांत की बात कर रहे हैं, प्रांतीय विषयों की। और यहाँ जब भारत इसकी बात होती है सेंटर वाले की, तो उसमें गवर्नर जनरल बोलते हैं। केंद्रीय विषयों पे कौन कानून बनाएगा? गवर्नर जनरल अपनी केंद्रीय विधान परिषद के साथ। और प्रांतीयों विषयों पर कौन कानून बनाएगा? प्रांत का गवर्नर अपनी विधान परिषद के सदस्यों के साथ। ऐसे फिर प्रांतीय विषयों को दो में बांट दिया, रिजर्व, आरक्षित। कौन कानून बनाएगा इस पे? प्रांतीय गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के साथ, क्योंकि आरक्षित है ना, आरक्षित रिजर्व है किसके लिए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, प्रोविंशियल गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। प्रांतीय जो ट्रांसफर विषय थे इन पे कौन कानून बनाएगा? प्रांतीय गवर्नर अपनी प्रांतीय विधान परिषद या विधानसभा को सदस्य के साथ। ये समझने वाली बात है, यहाँ बहुत गहरी चीज़ है। नहीं समझ में आई ये वीडियो को वापस से बैक करो 10 मिनट और वापस से सुनो। अब ये इसमें लिखा हुआ देखो, है ना। अब अपने विधान परिषद में आ गए कि केंद्रीय विधान परिषद में क्या क्या चेंज किए गए। भाई केंद्रीय कार्यकारिणी में चेंज देख लिया अपने 8 में से 3, केंद्रीय विधान परिषद में ये चेंज किए गए। क्या क्या यहाँ से यहाँ हेडिंग लगा लो, है ना, केंद्रीय विधान परिषद में परिवर्तन। विधान संबंधी सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। यह विभाजन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विकेंद्रीकरण रूल, डीवैल्यूएशन रूल्स या डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स के तहत बनाया गया। बना 20 अगस्त में 1817 में कहा था। फिर जो समिति जो भारत आई थी, MC+DR, ड्यूक और वो रॉबर्ट और BNB भूपेंद्र नाथ बनर्जी की क्रमिक विकास होएगा, दिया ना, तो डिवोल्यूशन रूल्स बने थे क्रमिक विकास के लिए। डिवोल्यूशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स। केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची में सम्मिलित विषयों पर सह परिषद गवर्नर जनरल, है ना। तो सह परिषद गवर्नर जनरल का मतलब क्या है? सह परिषद गवर्नर जनरल, या यूँ लिख लो कि ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे कार्यकारिणी, ये अपनी कार्यकारिणी के साथ ही कानून बनाता था, है ना। केंद्रीय सूचियों पर मतलब सॉरी कार्यकारिणी नहीं, यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कि गवर्नर जनरल अपनी जो केंद्रीय जो विधान परिषद थी ना, केंद्रीय विधान परिषद, उसके साथ में क्योंकि कानून बनाना है ना इन पे, केंद्रीय सूची पे, केंद्रीय सूची पे केंद्रीय विधानसभा कानून बनाती थी। और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय सूची में सम्मिलित विषयों पर सह परिषद गवर्नर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फर्क आ रहा है ना, भाई कानून तो जो है विधान परिषद ही बनाएगी। भारत के लिए कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल वाली विधान परिषद, इंडिया वाली। और प्रांत के लिए कौन बनाएगा? सह परिषद गवर्नर जनरल। और यह सह परिषद के अंदर ये इम्प्लाइड है कि ये सह परिषद कौन सी बात हो रही है? ये सह परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, ये कानून तो वही बनाती थी। ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम प्रशासन का था, इसलिए मैंने काटे कराया ये विधान लिखो, विधान संबंधी। ऐसे प्रांतीय सूची, क्योंकि कानून संबंधी सभी विषय 3 लिस्ट 2 में बांट दिए गए अपने, केंद्र और प्रांत। 3 लिस्ट जो है ये 1935 के अधिनियम में आई। यहाँ पे अपने 2 ही बांटे, केंद्रीय और प्रांतीय। समवर्ती सूची कुछ नहीं है यहाँ। ऐसे फिर देख लो क्या है कि इस सूची में वे विषय सम्मिलित थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे अथवा एक से अधिक प्रांतों से संबंधित रखते थे, या तो राष्ट्रीय या एक से अधिक प्रांत। इस सूची में वे विषय सम्मिलित थे जो प्रांतीय महत्व के थे। समझ गए? ऐसे। और इसको आप चाहे और खोल के लिखना चाहो ना, तो यहाँ पे लिख लो गवर्नर जनरल विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये सह परिषद गवर्नर जनरल विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ ये जो सह परिषद गवर्नर जनरल लिखा हो ना, इसमें लिख लो गवर्नर जनरल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय, है ना। और यहाँ पे ये क्या लिखा है? ये गवर्नर जनरल, यहाँ पे सिर्फ अपन क्या लिखेंगे, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि कानून बनाना लेजिस्लेटिव का ही काम था। ये इधर वाला जो अपन लिखते थे, हमेशा बॉक्स बनाते थे ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती थी कानून। तो गवर्नर जनरल इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल केंद्रीय विषयों पे
गवर्नर इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रांतीय विषयों पर, ये समझने वाली बात। सह परिषद हो रहा है या परिषद की बात हो रही है, तो मैंने पहले ही बताया था काउंसिल वर्ड तो दोनों में है, लेकिन कौन सी काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाना है क्योंकि, ठीक है। अब देखो विषय कौन कौन से थे वो समझ लो। मतलब ये सह परिषद के ना ब्रैकेट में आप विधान परिषद लिख दो यहाँ पे, तो ध्यान रह जाएगा कौन सी परिषद? विधान परिषद, कार्यकारिणी परिषद नहीं, विधान परिषद। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के साथ, केंद्रीय विधान परिषद के साथ, तो ये केंद्रीय विषय, और प्रांतों के अंदर गवर्नर अपनी प्रांतीय विधान परिषद के साथ कानून बनाता था। प्रांतीय विषय कानून बनाना विधान परिषद का काम होता है। विधान कानून मतलब विधान, विधान मतलब विधान परिषद। कौन कौन से मामले थे? जैसे विदेशी मामले, ठीक है, वही और अन्य पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, वो। रक्षा, राजनीतिक संबंध यहाँ पे लिख लो देशी रियासतों के साथ। डाक वतार, संचार, ये दोनों कम्युनिकेशन है। संचार, रेलवे सबसे प्रॉफिटेबल था, मैंने बताया था। पहले भी नहीं था, 1909 का अधिनियम देखा था अपन, इन पे नहीं थी, उसमें लिखा था विदेशी, देशी, रेलवे और कानून बनाने संबंधी प्रसंग, वही यहाँ सारे। पब्लिक डेप्ट, ठीक है ना, ये दीवानी और फौजदारी कानून, ये पहले भी अपन ने पढ़े थे। 1909 में 4 चीज़ें थी, विदेशी, देशी, रेलवे और कानून, ये सारी चीज़ें वही आ रही। इनमें कौन कानून बनाएगा? गवर्नर जनरल विद हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और प्रांतियों पे कौन बनाएगा? गवर्नर विद हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिख लो यहाँ पे G+LC, गवर्नर विद हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन से विषय थे देखो जो प्रांतीय? कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, है ना, स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फिर शांति व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, जल संरक्षण या जल संभरण, वो ये कंजर्वेशन, वाटर टेबल रिचार्ज, अकाल और भूमि कर प्रशासन, ये सारे। ये देखो मैंने सीक्वेंस में डाले हुए, ये 3 तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, कृषि, शिक्षा और हेल्थ और चिकित्सा, है ना, ये मेडिकल, फिर ये तो अपने आ गया हेल्थ, और ये मेडिकल क्या है, स्वास्थ्य क्या है, लोग बीमार नहीं पड़े, और चिकित्सा क्या है, बीमार पड़ने पे क्या इलाज होएगा, ये। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वाटर कंजर्वेशन, फेमाइन रिलीफ, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, भूमि कर, लैंड टैक्स, ठीक है ना, ये चीज़ अपन को समझनी है। तो केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, लेकिन ये डायरेक्टरी नहीं थी, ये तो बंटवारा हुआ है विषयों का। क्यों? उत्तरोत्तर विकास होएगा उत्तरदायी सरकार का। ऐसे जो विषय स्पष्ट हस्तांतरित नहीं थे, मतलब जो पता ही नहीं था कि यार ये हस्तांतरित हैं, आरक्षित हैं, किए गए, वो सभी केंद्रीय विषय मान लिए गए, एक चीज़। दूसरा, प्रांतीय विषयों को पुनः आरक्षित व हस्तांतरित में बांटा गया। प्रांतों में द्वैत शासन, डायरेक्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इस नीचे वाले बुलेट को। यही डायरेक्टरी है 1919 के अधिनियम की जान, ये प्रांतों की, प्रांतों में द्वैत शासन। सेकंड वाला बिंदु है ना, ये है 1919 के अधिनियम की जान। ये उत्तरोत्तर विकास है ना, उत्तरदायी शासन का उत्तरोत्तर विकास, यही है वो। पहले प्रांतों में लाएंगे फिर। तो जो केंद्र में जो तोड़ा ना दो में, केंद्र विषय और प्रांतीय, इसे आप डायरेक्टरी मत समझो। डायरेक्टरी लागू होगी इन सारे विषयों के ऊपर, क्योंकि प्रांतों को दे दिए थे, अब प्रांतों को जो दिए हैं उनको ही 2 में बढ़ जाएंगे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर, आरक्षित और हस्तांतरित, वो अपन प्रोविंशियल डायरेक्टरी के अंदर देखेंगे। समझ गए? ये है, इसको डायरेक्टरी मत बोल देना आप इस टेबल को, केंद्रीय प्रांतीय सूची नहीं, भी पहले तो प्रांतों को बताया, तुम इनके ऊपर कानून बनाओगे। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रखेगा, जो कम इंपॉर्टेंट थे वो गवर्नर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखेगा। प्रांतों में गवर्नर शब्द का यूज करना है। इन प्रांतीय विषयों में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ बात करेगा। इन प्रांतीय विषयों में जो कम इंपॉर्टेंस के थे वो गवर्नर अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ बात करेगा, ऐसे था। लेकिन ये प्रांतीय विषयों में से थे। ये जो पुनः है ना, पुनः देखो लिखा हुआ है प्रांतीय विषयों को पुनः है, इस पुनः वर्ड को इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि एक बार तो डिवीजन ये हो गया, दूसरा डिवीजन ये हुआ पुनः। इन प्रांतीय विषयों को पुनः आरक्षित व हस्तांतरित में बांट दिया गया। यही अपन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पढ़ेंगे, देखो अभी आएगा, यहाँ देखो ये यहाँ से आएगा, वो प्रांतों में द्वैत शासन, ये यहाँ से पढ़ेंगे, देखो पेज नंबर 28 से, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी एट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये समझ गए? ये चीज ओके। अब ये अपन ने पढ़ लिया। अब भारतीय सरकार में किए गए परिवर्तन। भारतीय सरकार में क्या, जैसे अपन ने कार्यकारिणी में परिवर्तन हुए थे, 8 में से 3,
विधान परिषद में परिवर्तन हुए, देखा अपन ने, बांटा, क्या थे देख लेते हैं अपनी। भारतीय सरकार परिवर्तन की आलोचना। क्या यद्यपि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में 8 में से 3 सदस्य भारतीय थे, परंतु एक भी महत्वपूर्ण विभाग उनके पास नहीं था, जैसे मैंने अभी बताया। ये सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कौन? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले, चाहते थे वही करते थे, केवल गवर्नर की हाँ में हाँ मिलाते थे। ये 3 जो भारतीय थे, नाम के भारतीय थे, बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी थे। विधान परिषद से कोई लेना देना ही नहीं था इनका, गवर्नर की हाँ में, गवर्नर जनरल की हाँ में मिलाते थे। फिर सभी कार्यकारी शक्तियां अभी भी गवर्नर जनरल के पास ही रही, जो क्राउन या भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। उसका अपने पार्षदों पर पूरा नियंत्रण था। पार्षद कौन? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, और ये भारतीय, पर नियंत्रण था, अर्थात उसकी शक्ति में कोई भी कमी नहीं आई। फिर विषयों का विभाजन वैज्ञानिक नहीं था। ये जो विषय देखा ना अपने, केंद्रीय और प्रांतीय, ये वैज्ञानिक नहीं था। क्यों नहीं था? कि रक्षा संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय तो केंद्र के पास रहने दिए, जबकि कृषि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे कम महत्वपूर्ण विषय प्रांतों को दे दिए, है ना। कहने का मतलब अधिक महत्वपूर्ण विषय केंद्र और कम महत्वपूर्ण विषय प्रांत। ठीक है, तो वैज्ञानिक नहीं था। क्या? महत्वपूर्ण विषय तो केंद्र और कम महत्वपूर्ण विषय प्रांतों को। फिर क्या है दूसरा? देखो ये दूसरी लाइन क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रांतीय विषयों, जैसे मान लो कृषि था, तो कृषि के लिए क्या व्यवस्था करनी है, किधर क्या देना है, क्या बीज देना है, किसको, सारा इम्प्लीमेंटेशन तो किसका था? उसका विधान परिषद करती थी, ठीक है ना। मतलब वो प्रांतों को देखना था, क्योंकि कृषि क्या था? प्रांतीय विषय हो गया ना, ना, कृषि शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा प्रांतीय विषय थे। तो कहाँ हॉस्पिटल बनना है, करना है, कैसे कैसे बनाओगे, तो सारा प्रांत देखता था। लेकिन उसके ऊपर कोई कानून बनाना है, जैसे मान लो कृषि संबंधी कोई कानून बनाने की, यार पहले यहाँ गेहूँ उगते थे, अब यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यकरण के तहत कपास हो गया, तो पॉलिसी का कानून बनेगा। तो कानून बनाने का काम सारा केंद्रीय विधान परिषद, कहने का मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो गधा की चाहिए, वो तो करेगा प्रांत, और उसमें तो कानून बनाना है प्रांतीय विषय पे, प्रांतीय विषय को लागू कराना सारा प्रांत। लेकिन प्रांतीय विषय पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो ये कंफ्यूजन था। ये लाइन है जो क्या, यद्यपि प्रांतीय सूची के सभी विषय कानून बनाने की दृष्टि से केंद्र के अधीन थे, परंतु प्रांतीय सूची के सभी विषय प्रशासन की दृष्टि से प्रांतों के अधीन थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पे आए, कौन देखेगा? प्रांतीय गवर्नमेंट। लेकिन वो डॉक्टर इंडियन होगा या यूरोपियन होगा, उससे संबंध में क्या कानून बनाने, समझ गए? वो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जबकि स्वास्थ्य क्या था? स्वास्थ्य अभियोजन ने देखा था क्या? प्रांतीय विषय था, देखा वो परी स्वास्थ्य प्रांतीय विषय। अब इस स्वास्थ्य का प्रशासन प्रांत देखेगा, लेकिन स्वास्थ्य का कानून कौन देखेगा? आ रहा है ना दीवानी में, फौजदारी कानून को दीवानी कानून बन रहा है। कानून बनाने के संबंध में ये, जबकि वो विषय प्रांतीय, और इसके प्रांतीय विषय का प्रशासन प्रांत, और प्रांतीय विषय का कानून केंद्र। तो ये इसकी आलोचना है जो अपन समझ गए। ये 3 आलोचना अपन ने देखी। 8 बात है, एक महत्वपूर्ण विभाग में, ठीक है। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल समझ पावर थी, पावर गवर्नर जनरल के पास थी, तो कानून के प्रति उत्तरदायी था, गवर्नर बजट नहीं था। कम महत्वपूर्ण विषय प्रांतों को, अधिक महत्वपूर्ण विषय केंद्र को। कानून बनाने का काम केंद्रीय था, जबकि इनके प्रशासन संबंधी काम इन प्रांतीय विषयों में वो प्रांतीय सरकार करती। ओके, ये हो गया ये। अब देखो क्या था, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि विधान परिषद में उनको 8,000 विषयों को बांट दिया, बड़े ना विधान संबंधी बंटवारा, वो बंटवारा हो गया। अब अपन देख रहे हैं कि केंद्रीय विषय पे कानून कौन बनाएगा? केंद्रीय विधानमंडल बनाएगी। तो हम जो केंद्रीय विधानमंडल आई ना, ये केंद्रीय विधान परिषद, गवर्नर जनरल की विधान परिषद कह लो या केंद्रीय विधान परिषद कह लो, बात एक ही। तो पहले तो अभी अपने छांट लिया था भाई कौन से ऐसे विषय हैं जिनके कानून सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद ही बनाएगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो अपन ने देख लिए थे, विदेशी, देशी, रक्षा, संचार, अपने अब बनाएगी तो सही, लेकिन वो केंद्रीय विधानमंडल का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो है बात इंपॉर्टेंट। क्योंकि पहले केंद्रीय विधानमंडल अभी देखो 1900 के अंदर एक सदनीय थी जिसमें 60 सदस्य थे। अब यहाँ से ये 20 सदनीय आ गई। पहले एक सदनीय थी, अभी 2 सदनीय हो गई, बाइकैमरियल। पहले यूनिकैमरियल थी, एक सदन, एक ही हाउस था। आज बाइकैमरियल 2 सदन, जैसे आज हम देखते हैं राज्यसभा लोकसभा, ऐसे। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में एक सदनीय साम्राज्यिक विधान परिषद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्थान पर द्विसदनीय बाइकैमरियल लेजिस्लेचर स्थापित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता था ना
ये वर्तमान जो अपनी संसदीय व्यवस्था है, ये 1919 का अधिनियम विधेयक है, जो लोकसभा राज्यसभा आज है ना, दो हाउस, ये दो हाउस है, समझ लो। केंद्रीय सूची के पहले तो मैंने विषय बता दी कि उनके विषय में केंद्रीय विधान परिषद कानून बनाएंगे। केंद्रीय विधान परिषद का क्या सीन होगा, वो द्विसदनीय होगा। एक सदन का नाम होगा सीओ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, सीओएस राज्य परिषद। दूसरे का नाम क्या होगा, सीएलए, केंद्रीय विधान सभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। दो हो गए। एक सदन तो राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, सीओएस। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य को स्टेट को बोलते हैं राज्य, राज्य आ गया। काउंसिल को बोलते हैं परिषद, परिषद आ गया राज्य, इसको ऊपरी सदन द्वारा राज्यसभा है। और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सीएलए। ये निम्न सदन का द्वारा लोकसभा है, इसको अंडरस्टैंड करके लिखो, ये राज्यसभा के बराबर है, लिखो एक बार राज्यसभा, समझ में आएगा आगे। और ये है लोकसभा, इन्हीं की देन है राज्यसभा लोकसभा में। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक सदन व्यवस्था चालू है। 1919 याद कैसे रहेगा, देखो एक सदन ये रहा, 19 दूसरा सदन ये रहा, दो सदन आ गया, ऐसा, ठीक है, ये चीज है। तो 1919 बाई कम्युनल लेजिस्लेचर, बाई सीएम, बाई मतलब दो, और कम्युनल यूज समझ लो कि दो कमरे, दो सदन, तो ये दो कमरे हो गए ना, एक कमरा है 19, एक कमरा ये, तो ये हो गया। अब सबसे पहले इसको देखो भाई, ये लिखा हुआ है कि एक सदनीय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्थान पे दो सदनीय आई। दो सदन कौन से, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्य परिषद, और दूसरी सीएलए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय विधानसभा। आपने देखी होगी भगत सिंह मूवी, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को कौन फोड़ेंगे, है कि नहीं है? तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फोड़ा गया था, दिल्ली के अंदर, ठीक है। देखो अब क्या है, 1900 ये सब दिल्ली में थे, 1912 के अंदर दिल्ली राजधानी बन चुकी है। ये बात तो 1919 के एक्ट पार्ट है, तो दोनों दिल्ली के अंदर बनी, कलकत्ता में नहीं है। कलकत्ता वाले में लास्ट कोई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था 1909 वाली, वो थी कलकत्ता में 60 सदस्यों में, ये द्विसदन ये दिल्ली में, समझ लो ये चीज। और वो संसद भवन तो नहीं, ये संसद भवन बाद में है, इसमें लगभग पहले जैसे राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं उसी के। तो राज्य परिषद देखने तो पहले काउंसिल ऑफ स्टेट, टोटल सदस्य इसके अंदर कितने, 7, टोटल सदस्य 7, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट सी, दोनों सी आ रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट सीओएस एंड सी है, लेकिन सी आ रहा है तो सी आ रहा है 60, टोटल सदस्य कितने, 160। याद करो 1909 के अंदर भी 60 ही थे, है ना, लेकिन यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट में 7 है, उधर तो अपन दूसरा है ना सीएलए, उसमें 145 आएंगे, लिखा मैं दिखाऊंगा आपको ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें 7 मैंने बता रहा है, 6 तो सब में चलेगा, शुरू से चलना। देखो 53 में 6, 61 में 6 और 12, मैक्सिमम 92 के अंदर हुए 16 और 10 और 16, 6 और दिया। फिर 1909 के अंदर अपने देखा 60 मैक्सिमम, 1919 के अंदर अभी वही 60 आ गया काउंसिल ऑफ स्टेट में, मतलब ऊपरी सदन के मैक्सिमम सदस्य 7। अब इनका विभाजन देखते हैं, मनोनीत 26 और निर्वाचित 34, 26 और 34, ठीक है, याद रखना है 26 और 34। अभी याद कैसे रहेगा सर, 60 तो याद है ना, 26 और 34 मैं बता रहा हूँ, सी है ना काउंसिल ऑफ स्टेट, सी यहाँ लिख दो, सी मतलब 26, सी एच ए भी आई है 26, और सी मतलब 34, सी एच ए यू टी एच ए 34, सी आ रहा है ना काउंसिल ऑफ स्टेट 26 34। 25 में कहाँ आ रहा है सी, 24 में कहाँ आ रहा है, 23 में कहाँ आ रहा है सी, वो टी आ रहा है, 25 की सी सी थोड़ा सेट करो सी, ठीक है। मनोनीत और निर्वाचित, निर्वाचित को क्या कंपेटिव अपन देखते हैं क्या कि बहुमत ज्यादा 50% होता है, 30 से ज्यादा बहुमत उनके पास था निर्वाचित के पास, और ये वाकई में निर्वाचित लोग देखेंगे इनमें कैसे। फिर अब इसमें आ रहे हैं, देखो 14 है पृथक में, 14 है, तो देखो वापस सी आ रहा है, तो देखो ये सीयूएस के अंदर कमाल ही सीखा, पहले सी, दूसरा सी, तीसरा सी, पहला सी 24, दूसरा सी 24, तीसरा सी 14, ये यू, और फिर ये 20 है 7 है। 1909 में पढ़ा अपने पृथक और साधारण पृथक निर्वाचन मंडल पूरा बताया उन्होंने, ठीक है। और इसमें तो देखो पहले अपन ने पढ़ा था पृथक निर्वाचन मुस्लिम 1909 में से मुस्लिम के पास था, अब यह किसको दे दिया अपन ने, यूरोपियंस को दे दिया और सिक्स को दे दिया। मैंने बताया था धीरे धीरे बढ़ेंगे, इन 3 हिंदू, मुस्लिम, सिख, हरिजन, और 3 यूरोपियन चलेंगे, कौन, अपने इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन और यूरोपियन। अब देखो 1909 के अधिनियम के अंदर ये तो चीज थी ना, ये सिर्फ 6 ही थी, 6 थी, 12 का विभाजन किया था मैंने, 6 को 6 बोल लगे वो। अभी
6 से कितनी होगी 10। यूरोपियंस के लिए एक भी नहीं थी, ये 3 होगी, और एक 6 के लिए होगी जो पहले बिल्कुल नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि 1919 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडलों का मुस्लिमों के लिए न सिर्फ संख्या बढ़ाई गई है ना, संख्या बढ़ाई गई मुस्लिमों के लिए, बल्कि पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था का विस्तार भी किया गया। वो यूरोपियंस और सिखों को भी दी गई, देखो दे दी यूरोपियंस और सिखों को ऐसे। तो न सिर्फ विस्तार किया, उसको और सुदृढ़ किया, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट, बहुत खतरनाक चीज थी। जो सेपरेट सिर्फ मुस्लिम जनता ही वोट देगी मुस्लिम कैंडिडेट के फेवर में, इसलिए खतरनाक था, इसलिए ड्रैगन तीर। तो देखो अरे ड्रैगन का तीर एक ही था, अब ड्रैगन के तीर बढ़ गए, कोई मोड़ लेगा गर्दन, हम ड्रैगन के दांत बोले, दूसरा दांत गया ड्रैगन का, तीसरा हो गया ड्रैगन, और सारे वैसे जी। और 20 साधारण निर्वाचन मंडल जो अपन ने पहले पढ़े थे 1919 के अधिनियम में, ये 13 थे, 4 5 से 2 थे, 8 5 से 1 था, बर्मा, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और 4 से 2 थे, बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा से 2 थे, तो 4 दिन 8 और 5 13 थे, ये 20 हो गए, उसके अंदर ये 12 थे, पता है 1990 में। कंपेरेटिव पढ़ो, ये जो ट्री है ना, ये कंपेरेटिव बनाओ, तब आपको याद होगी जैसे मैं होगी, समझ गए। तो ये अपना था क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद, सी से याद करो, सी से 24, सी से 34, सी से 14 और 26 और 34 क्या हो गए, 60 हो गए, और इधर अपन नीचे देख रहे हैं 14 और 20 36 हो गए। अब ये जो अपन ट्री के रूप में पढ़ा ना, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा हुआ है, 60, मतलब ये अंदर जाते जा रहे हैं ऐसे अपन, ये ऐसे। राज्य परिषद ऊपरी सदन में कुल सदस्य, फिर 26 थे मनोनीत और 34 थे निर्वाचित। दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। 26 जो थे, जो अपन ने देखे ना मनोनीत, इधर साइड में जो लिखे हुए थे 26 सी 26 सी 34, उसमें 19 सरकारी और 7 गैर सरकारी। ये मैंने ट्री में नहीं बनाया, तो खास नहीं है। सबसे बड़े निर्वाचित 14 में थे प्रत्यक्ष से, वो इसी से 14 पृथक, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपियन, 1 सिख, 10 और 3 13 20 साधारण से। 34 का विभाजन किया अपन ने, 14 और 20। इस प्रकार राज्य परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया। निर्वाचित कुल कितने थे अभी अपन ने देखे, इधर सी से क्या था, सी से 24, इधर सी से क्या था 36, सॉरी सी से 26 और ये 34, 14 और 20 निर्वाचित सदस्य। भाई बहुमत तो क्या था 50% प्लस 1, 50% 30 ही था, ये 36, 26 और छवि याद रख लो, सी से ये तो है ना, ये सी है, ये सी, यहाँ सी लिखा ना, यहाँ छवि लिख लो, छवि से 26 याद होगा, ये छवि। अभी जैसे मेरे मुझे 24 निकल गया ना, ऐसे गलती नहीं होगी, तो छवि से 26 याद होगा, 26 फिर 14, और फिर दूसरा यूँ याद रख सकते हैं, तो ये इकाई का अंक 4, इधर इकाई का अंक 4, तो 4 के नीचे 4 है, ये मतलब जैसे अभी मेरे से गलती हुई ना कि मैंने उसको 24 पढ़ दिया, इसको 36 पढ़ दिया, वो गलती नहीं हो, तो उसमें एक 4 4 रखते हैं, इधर 4 है तो इधर 4 है, 34 और 4, एक अपन इसको छवि बना सकते हैं, छवि से हुआ है 26, ठीक है। ये अपन को बात ध्यान रखना है, ऐसे क्योंकि देखो ये है ना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर 27 लिखेगा ना, मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, और कोई लिखेगा 6 को 10 किया गया, मजा आ गया, पहले मुस्लिम का दौर बढ़ाया गया, यूरोपियन और सिख, मजा आ गया लोगों को, ठीक है। फिर ये इसकी अपन देख लेते हैं कि ये कार्य कैसे करती थी। तो देखो कार्य कॉन्स्टिट्यूशन राज्य परिषद की कार्यप्रणाली क्या थी कि प्रधान वाइसराय था, जैसे अपन देखते हैं कि प्रधान तो हमेशा वाइसराय रहेगा, और कि राज्य परिषद का प्रधान कौन था, वाइसराय, है ना। गवर्नर जनरल सदन को बुला, स्थगित और भंग कर सकता था, जैसे आज होता है कि संबंध, है ना, ये है एडजॉर्न और ये है डिसॉल्व, प्रोरोग नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, तो संबंध, एडजॉर्न और डिसॉल्व, ठीक है। प्रोरोग 17वां साल वो बोलते हैं, प्रोरोग इसमें नहीं होगा, बुला, स्थगन और भंग कर सकता था। ये इनकी अवधि क्या होती थी, राज्य परिषद के सदस्य की अवधि 5 वर्ष की, वो सदस्य की अवधि लिखी हुई है, सदन नहीं लिखा हुआ है ना, ये याद रखो। तो राज्य परिषद का कार्यकाल नहीं था 5 साल का, इसके सदस्य क्योंकि राज्यसभा समान है। आज भी अपन कभी नहीं बोलते कि राज्यसभा का कार्यकाल आज जैसे अपन जैसे देखते हैं, आज का देखते हैं, बड़ी दिन आता है वो 1 2 3 से
एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ऐसे करके हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है राज्यसभा का। तो अपन ये नहीं बोलते कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का। ऐसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ था, काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य का कार्यकाल था कितने, 5 साल, ना कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। तो देखो लिखा हुआ है सदस्य, इसलिए मैंने इसके ऊपर अभी राज्यसभा लिखा है, तो बोल रहे थे राज्यसभा लिखा। और फिर क्या, परंतु इनका प्रतिवर्ष आंशिक नवीनीकरण होता था, पार्शियल रिन्यूअल। जैसे आज भी राज्यसभा का होता है ना, एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ऐसे लिखना है 1-2-3। तो पढ़ने में भी एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ऐसे करके हर सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। आज प्रेजेंट में व्यवस्था है, उस समय ये था सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता था, परंतु आंशिक होता था। अब यहाँ पर 1/3 नहीं था, आंशिक ही लिखना आपको, जितना गवर्नर। और सदस्यों को माननीय ऑनरेबल की उपाधि दी जाती थी। स्त्रीय सदस्य की सदस्यता की उपयुक्त नहीं समझी काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। प्रधान वायसराय द्वारा प्रधान वायसराय द्वारा नियुक्त होता था, हम कहते हैं वो रहता था। लेकिन कोई भी जैसे प्रधान, जैसे अभी देखो अपन क्या देखते हैं, जैसे अभी वैसे राज्यसभा का देखो चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये प्रधान हुआ। तो वैसे तो आपने पास, लेकिन इसका जो नियुक्त जो भी व्यक्ति होता था वो कौन होता था, उसको नियुक्त करता था कौन, वाइसराय। और फिर समझ सकते हैं गुलामी करनी किसके पास होती थी, गवर्नर जनरल, वो वाइसराय। तो कहने वाला जो चेयरमैन है, जो आज अपने पास पदे देखते हैं, जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा, तो उस समय कौन होता था कि उसको नियुक्त कौन करता था, गवर्नर, मतलब गवर्नर जनरल, मतलब वाइसराय का प्रधान वाइसराय द्वारा नियुक्त होता था। ये है, पहले मैंने बोल दिया था गवर्नर होता है, वो गलत है, करेक्शन रखो कि वाइसराय नियुक्त करता था, गवर्नर नियुक्त करता था चेयरमैन को, अध्यक्ष प्रधान काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल बुला सकता था स्थगन, बुलाना, सम्मन, एडजॉर्न और भंग डिसॉल्व। 5 वर्ष कार्यकाल होता था, लेकिन वार्षिक उसका आंशिक नवीनीकरण का पार्शियल नवीनीकरण। माननीय की उपाधि दी जाती ऑनरेबल, ऑनरेबल नहीं बोलते हो, बोलते ऑनरेबल, ऑनरेबल वो नहीं बोलते ऑनरेबल, 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 ऑनर, स्त्रियों को। अब देखो जो सदस्य थे ना, मैंने बताया निर्वाचितों का बहुमत था कितना, 36 था, 34 था। तो सी से अपने बोला कि छवि इधर है, वो 4-4, तो 34 का निर्वाचित बहुमत। अब वो चुनके कैसे आते थे, ये अपन ने देखा कि 14 तो थे क्या पृथक और 20 थे साधारण, तो चुनके आते, तो जनता वो डायरेक्ट चुनती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज, तो जनता चुनेगी तो भैया क्या आ गया, मताधिकार आ गया। कि राज्य परिषद के लिए मताधिकार बहुत सीमित था, मत देने का अधिकार है ना, मतलब वोटिंग राइट किनको था, जिनकी वार्षिक आय कितनी 10,000 रुपए से ज्यादा थी, वार्षिक, ध्यान रखो वार्षिक है, मतलब नहीं वार्षिक आय 10 रुपए 10,000 रुपए ज्यादा, या वार्षिक भूमि कर देते हो कितने ज्यादा, 750 रुपए से ज्यादा, मतलब 750 रुपए उससे ज्यादा भूमि कर देते हो। 2 कंडीशन थी, एनुअल इनकम 10,000 रुपए और एनुअल लैंड टैक्स या लैंड रेवेन्यू आपने कितना दिया है, 750 रुपए से, ये दिया 10,000 से ज्यादा इनकम हो, 750 रुपए ज्यादा आपने भूमि कर दिया। ठीक है, ये तो ठीक है, वोटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन थी। अब यहाँ मान लो कोई कैंडिडेट लड़ रहा है इलेक्शन, आज भी जैसा होता है, वोटर अपन जैसे क्या होता है, अपन देखते हैं यहाँ पर कि भारत का नागरिक 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, तो पहले 21 थी 18 करिए, ठीक है, वोटर्स के लिए। अब ये प्रत्याशियों के लिए जो कैंडिडेट है, तो उसके लिए देखो क्या क्या थी कि विधानमंडल का उसके पास अनुभव होना चाहिए, है ना, कि मतलब पहले रूप में काम किया होगा 1909 की, तो अनुभव हो। दूसरा उसके पास क्या धीरे धीरे अनुभव हो गया। दूसरा क्या, अगर वो स्वायत्त संस्था विश्वविद्यालय से आया तो सीनेट का सदस्य हो, ठीक है ना। फिर जब विधान का अनुभव लिखा तो प्रांतीय को भी अनुभव हो सकता है, तो उसका केंद्र जैसे कोई MLA आज MP का चुनाव नहीं कर सकता है, तो विधानमंडल का अनुभव चाहे प्रांतीय का सीनेट का सदस्य हो, अगर विश्वविद्यालय से आ रहा है तो। इसके अतिरिक्त वह उपाधिधारी टाइटल होल्डर भी होना चाहिए। तो टाइटल होल्डर से मतलब क्या चाहिए कि जैसे उस समय अपन जैसे देखते थे कि जमींदार को टाइटल दिया जाता था, है कि नहीं है, जो मेयर्स वगैरह होते थे उन्हें टाइटल दिया जाता था, तो ये टाइटल है ना। और फिर जब सदस्य चुन लिया जाएगा तो उसको तो उपाधि तो मिलेगी ऑनरेबल की, ऐसे कौन से स्टेट का सदस्य चुना, ये चीज। तो 1920 में भारत की जनसंख्या थी 24 करोड़, उसमें से कितनों के पास ये मताधिकार आया, केवल 17,000 के पास। तो परसेंटेज में देखें तो 0.007, मतलब 0.007, 1% भी नहीं, 1% से भी कम। किसके लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए वोट डालने, राज्यसभा के लिए वोट डालने वाले, ऐसे।
तो जनता डायरेक्ट वोट डालती नहीं, मताधिकार से लिखा हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की डायरेक्ट इलेक्शन। कार्यकाल कितना? 5 साल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स 5 साल, ठीक है, अच्छी रिन्यूअल हो गई। और 5 साल का कार्यकाल किसका है? सदस्य का, ना कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। क्योंकि विधानसभा है, राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता, स्थायी सदन है वो। जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी एक तरह से स्थायी सदन। आप देख लो ऊपरी हुआ स्थायी सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में देख लो आप, मैंने यहाँ लिखा है देखो, ये तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, यहाँ वर्तमान राज्यसभा के सदन लिखा हुआ और ब्रैकेट में कर दो स्थायी सदन, यहाँ पे ये स्थायी सदन। क्यों? कार्यकाल सदस्य का है, सदन का नहीं। जब भी मैं आप आगे अपन पढ़िए ना, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है, सभा का कार्यकाल 3 साल का होता था। ये देखो आप लोग, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, नहीं लिखा गया सदस्य। जैसे अपन लोकसभा बोलते, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, कभी नहीं बोलते लोकसभा सदस्य का कार्यकाल, क्योंकि वो परमानेंट हाउस नहीं है लोकसभा। तो सदन गया वैसे वो सदस्य का भी कार्यकाल कितना? 5 साल, खत्म। 6 महीने ज्यादा तो उपचुनाव होते हैं लोकसभा में भी, तो फिर जो बचा चुन गया तो बची हुई समझ ही नहीं होता उसको, क्योंकि लोकसभा का टेन्योर 5 साल का, जबकि राज्यसभा का टेन्योर क्या कोई नहीं, परमानेंट। राज्यसभा सदस्य का टेन्योर है वर्तमान में कितना है? 6 साल। उस समय कितना था? 5 साल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 3 साल है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, ठीक है, राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा। मतदाता की क्वालिफिकेशन, आय वार्षिक है 10,000 रुपये, भूमि का 750 रुपये, विधानमंडल का अनुभव हो, विश्वविद्यालय से तो सिंडिकेट का सदस्य हो, उपाधि धारक हो। 1920 में 24 करोड़ में से 17,000 के पास था सिर्फ वोटिंग राइट, ऐसे इन के तहत, नियमों के तहत 10,000 और 750 के तहत। तो भारत की माँ 1% से लेकर क्या 0.007 समझ गए? तो ये अपन ने पढ़ा केंद्रीय विधान सभा नहीं, COS, केवल राज्य परिषद पढ़ा, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट जो आता है वो है दूसरा भाग, ये सेंटर के अंदर बना केंद्र सूची बनी बने, केंद्र सूची पे कानून कौन बनाएगा? द्विसदनात्मक सदन व्यवस्था। एक सदन पढ़ा अपन ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्या काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्य परिषद। दूसरा सदन क्या? केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें बमकांड हुआ था 1929 में। तो 1919 के अधिनियम तक बनी है, और भगत सिंह और बटुकेश्वर तक ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोफेसर से कितने आगे? 145, जो उधर कितने थे राज्य परिषद के अंदर? 7। ये ऐसे सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें देखो ट्री देखो, 145 तो हो गए टोटल, जो वहाँ 60 थे उसे तुलना करते हुए चलो, अपने आप समझ में आएगा अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तुलना करके पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। 145, वहाँ कितने थे? 7। अब देखो यहाँ 145 याद करो, देखो इधर इधर देखो मेरी तरफ, ये 145 लिखा हुआ है, 145, इस 145 को दिमाग में छाप लो। ये क्या लिखा हुआ है? 145 मतलब 1/4। अब सबसे पहले आएंगे मनोनीत और निर्वाचित, है ना। यहाँ तो मनोनीत कितने आ रहे हैं? देखो ये 145 में 145, वही लिख रहा हूँ मैं 14, लेकिन कैसे लिख रहा हूँ? ये 1 और 4। तो मनोनीतों के कितने आए? वही 145 ही है, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया 1 और 4, समझ गए? फिर निर्वाचित होगी कितने? 104, मैं 104 ही लिख रहा हूँ, ये 14 लिखूंगा, देखो तो केवल कैसे लिखा? ये 14 लिख दिया। एक टोटल कितने निर्वाचित होने वाले? 104। तो मैं कह रहा हूँ 145 को याद कर लो, सारी कहानी जाएगी सही। जैसे वहाँ सी को याद किया ना, काउंसिल ऑफ स्टेट, सी से अब 24 या 26, 26, और वो सी से 34, 4 के नीचे 4, 34, 4, और यहाँ याद रखने का 14, 145। तो 145 लिखा अपन ने, भाई 14 तो बहुत कम हो जाएगा ना यहाँ पे, उन्होंने 41, और यहाँ पे अपने 14 लिखा, 1 और 4, क्योंकि बीच में 0 डाल दिया, 104। ये हो गया मनोनीत और निर्वाचित। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे आएंगे वही 2 में टूटेंगे। पहले नहीं तो पृथक और साधारण, और फिर यह विशेष और आ जाएगा भूमिपतियों के लिए, भूमिपतियों का। तो पहले तो पृथक और साधारण, और तीसरा आ गया विशेष। हमेशा अपन इसे 19 में ये पढ़ा अपन। पृथक देखो क्या था, वही 3 जनों के लिए, जैसा काउंसिल स्टेट में 3 जन, मुस्लिम, यूरोपियन और सिख, यहाँ भी 3 है, मुस्लिम, यूरोपियन और सिख। लेकिन जब अपन अपनी काउंसिल में पढ़ा तो वहाँ अपन ने पढ़ा था ये 10 थे, ये 3 थे और ये तो पढ़ा ना ऊपर वाले डायग्राम, आप देखो इसको 3 गुना कर दिया अपन ने, 10 के 10 गुना 3, 30, 3 गुना 3, 9, और ये अपन ने जस्ट ये डबल लिखा है सिक्का पे,
बेसिक में पूरे अक्षर तो दो ही है ना, से और ख, तीसरा अक्षर आ गया है के, तो इसलिए दो ही थी, तीन ही तो डबल 3 गुना कर दिया अपन ने, सिक्कों में डबल कर दिया, तो 41 हो गए पृथक। अब देखो ये वापस में क्या लिख रहा हूँ, वही वही 14 लिख रहा हूँ, देखो इधर इधर देखो मैं इधर ये 41 है ना, वही 14 लिख रहा हूँ मैं, 1 और 4, ये कहने का मतलब ये 41 और ये 41 दोनों 5-5, वहाँ पर इधर 4-4 मिला के 14 34, ऐसे ऐसे ही फिट होगा सिस्टम। देखो क्या आप क्या संख्यों में उलझ के रहता होगा, संख्यों में संख्याओं में, अरे यार पता नहीं क्या, अरे कुछ ठंडे दिमाग सोच, तो 14 लिख रहे हैं, 1 और 4 41, यूँ लिखा अपने 1 और 4 41, 41 ये पृथक। अब 41 को कैसे तोड़ेंगे भाई, टूटेगा ये मुस्लिम्स में, मुस्लिम के ऊपर और सिख में तो 3 गुना करना है, 10 का 3 गुना 30, 3 का 3 गुना 9, तो 30 और 9 39, 41 करना है, तो 41 मैंने 45 अपन ने कर ली, तो 2 आगे से हो गया ऐसे। फिर साथ में आ गए 52, इससे पहले देखो विशेष 11 है ना, विशेष 11, तो 11 विशेष है ना, 41 ये और दो ये 11 का डबल विशेष डबल वन, दो लोग विशेष है, तो भूमिपति एक व्यापार मंडल है, डबल वन याद है, तो 7 तो थे भूमिपति, ये दो जिनको प्रथम निर्वाचन मंडल में चले दिया था 1909 ठीक है, और 4 ये व्यापारी मंडल ठीक है, कलकत्ता 4 थे, कलकत्ता और बॉम्बे से आते थे। अब देखो इसमें एक थोड़ी और दिखाता हूँ मैं आपको, बीच में 52 है ना, इन अगल बगल वालों को जोड़ो, 41 और 11 कितने हो गए, वही 52, 41 और 11 जोड़ेंगे तो अपन 52 हो गए ना, तो अगल बगल वालों को जोड़ दोगे तो बीच का निकल जाता है, ऐसे इसमें बीच है, ये 41 इधर भैया आ गया है ना, अब इधर भी इकाई 1 है, तो बीच वाले का इकाई 2 है, तो इधर भी तो इकाई 1 ही आएगा, 1 और 1 2 हो गए। वापस में बोल रहा हूँ, ये याद रहेगा 145 है, देख लो पूरी मैं तो कहाँ लगूंगा, 145 मनोनीत कितने, यही लिखूंगा मैं 14, लेकिन ये लिखूंगा 14 ही, फिर इधर ये निर्वाचित कितने, ये तो मनोनीत हो गए, अब निर्वाचित आएंगे, वापस में ये लिखूंगा, लेकिन मैं ये अल्पस इसमें उल्टा लिख दिया ना, पहले 4 लिखा लिखा, अब मैं पहले 1 लिखूंगा फिर 4 लिखूंगा, लेकिन बीच में मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, तो बीच में गैप थोड़ी छोड़े आपको, बीच में 0, इधर देख लो है वही 14 लिखा 1 और 4, बीच में गैप नहीं छोड़ सकता था, 0 लिखूंगा। अब इसको अपन 3 में तोड़ेंगे, पृथक में, साधारण में और विशेष में, तो पृथक में इधर 41 है तो 41 चिपका दो, फिर इधर ये विशेष है, 1 के 2 विशेष होगा, दोनों का टोटल हो गया 20 में। अब ये कैसे टूटेगा, 3 गुना बढ़ा देना, जब 3 थे 10 थे उधर तो 30 हो गए, फिर 3 का 3 गुना 9 हो गए, और 6 को 2 तो 39 और 2 41 हो गए, ऐसे चलेगा इसका। सॉरी अपने केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली CL, ठीक है। अब ये सी में मैंने यहाँ पे ये अपने इसमें शेड्यूल 145 टोटल हो गए, अब अंदर चलेंगे, 41 मनोनीत हो गए, ठीक है ना, 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित, चला 41 और 104, 41 में देखो मैंने इधर लिखा 14, ऐसे लिखा 1 और 4, और निर्वाचित में मैंने 1 और 4 लिखा, सीधा लिखूंगा 1 और 4, बीच में गैप नहीं, 26 सरकारी 15 गैर सरकारी, इसका था कोई खास नहीं, इनका इंपॉर्टेंट है। 41 पृथक, वही 5-5 आ गए, पृथक एक सांप्रदायिक, 52 साधारण, 11 विशेष, 41 पृथक, फिर अंदर चलेंगे, 30 मुस्लिमों को 10 गुना 3, 9 लोटियस को 3 गुना 3 और 2 सिक्स साधन हो गई, 11 विशेष, 7 भूमिपतियों को और 4 भारतीय व्यापार मंडल। अभी निर्वाचन मंडल था, वो निर्वाचित क्षेत्र निर्वाचन इन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाते थे, ठीक है ना, ये तो ये व्यापार मंडलों का ये निर्वाचित हो जाते थे, और यहाँ पर जैसे इलेक्शन इसमें जो रखते थे 19 डायरेक्टिव, यहाँ पे अपन जैसे देखेंगे इन दोनों के लिए जो था सदस्यों के लिए जो मतदान का था, भाई काउंसिल ऑफ स्टेट के मतदान वाला तो अपन ने वहाँ देखा कि 10,000 रुपये और 750 रुपये वार्षिक, दोनों वार्षिक, 1000 रुपये वार्षिक है, 750 रुपये वार्षिक है। यहाँ क्या था सिस्टम वो देख लेते, पहले तो इसकी कार्यप्रणाली देख लेते क्या है, कार्यप्रणाली क्या है इसकी, ये कि केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कार्यप्रणाली, केंद्रीय कार्यकाल क्या था 3 साल, देखो लिखा हुआ केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल, सदस्य कार्यकाल नहीं, सदन का कार्यकाल लिखा हुआ, जब भी काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या था सदन का लिखा हुआ, ये लोकसभा सामान्य जो लिखा हुआ, तो 3 वर्ष का, वर्तमान लोकसभा का 5 साल है, वहाँ 5 का था राष्ट्र, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य के, परंतु गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। उदाहरण क्या था, 1936 में निर्वाचित सभा 10 वर्ष पश्चात, मतलब 1946 के पश्चात भंग हुई थी,
वैसे इस्तीफा तो दे दिया तो 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गई, लेकिन जो गवर्नर ने अपने पास ले लिया था गवर्नर जनरल ऐसे। ठीक है, तो 3 वर्ष का ही था, लेकिन उसको बढ़ा सकते कि 3 वर्ष याद रखना, वर्तमान लोकसभा चुनाव और 3 वर्ष, उसको उल्टा पड़ता वहाँ 5 ही है। यहाँ भी मताधिकार बहुत सीमित था, परंतु वह राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट जितना कम नहीं था। देखो कैसे, क्या मापदंड थे, मानदंड थे मतदाता के लिए 2000 रुपये वार्षिक आय हो, जो वहाँ कितनी थी 10,000 थी। 50 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो, जो काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए कितना था 750, तो हो गया ना, मतलब यहाँ मताधिकार बढ़ गया। ये लिखा हुआ मताधिकार बहुत सीमित था, परंतु उतना कम तो नहीं था, क्योंकि देखो 2000 आय वाले लोग तो ज़्यादा मिलेंगे ना, 10,000 के आय वाले कम मिलेंगे, 750 रुपये वार्षिक भूमि कर देने वाले कम मिलेंगे, जबकि 50 रुपये कर देने वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो ये ज़्यादा है। फिर 15 रुपये मासिक किराया देता हो, या 15 रुपये यहाँ एक में ये मासिक वाले सारे वार्षिक है, या 15 रुपये वार्षिक नगर पालिका को कर देता है लोकल सर्विस। तो ये 2000 रुपये वार्षिक आय, 50 रुपये भूमि कर वार्षिक, 15 रुपये मासिक किराया देता, और 15 रुपये नगर परिषद या नगर पालिका को कर देता हो वार्षिक, केवल किराया ये मासिक। अब हम जैसे उनका किराया देते हैं तो मंथली देते हैं, और जैसे लैंड टैक्स देते हैं या रोड टैक्स देते हैं नगर निगम को, तो ईयरली होता है। ऐसे लोगों की संख्या 1920 में 9 लाख थी, और 1920 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, ऊपर निकाली थी 24 करोड़। तो 24 करोड़ का जैसे अपन 9 लाख निकालते हैं तो ये करीबन 0.4% आता है, तो 0.40 बोलने बोलेंगे 0.40 50 4 तो बोलते 0.04, और ये होता है 0.04% ये है, ये 0.40%, ऑलमोस्ट 0.5%, आधा %। और ये कितना था काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, राज्य परिषद में देखा था 007, दोनों में 24 करोड़ का निकाला, 17,000 था या 9 लाख है, तो बढ़ाना देखो वोटर्स का रहा है, तो लोकसभा थी पॉपुलर सभा, लेकिन दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन था। देखो काउंसिल स्टेट में भी इसमें भी, लेकिन वहाँ अर्हता ही कुछ थी, मतलब मतदाता की अर्हता अलग थी, 10,000 750, यहाँ अलग है क्या 2000 50 15 दोनों 15 किराया, और फिर दोनों 15, लेकिन एक मासिक है किराया, एक मासिक है नगर पालिका को आय 2000 और भूमि का। फिर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानमंडल, इसकी क्या शक्तियाँ थी देख लेते हैं अपन, सारी चीज़ें वो तो वही है, द्विसदनीय केंद्रीय द्विसदनीय सदन नहीं है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल पूरे टोटल में देख सकते हैं अपन, ये दोनों काउंसिल ऑफ स्टेट, अब जब आ गया ना द्विसदनीय बोल दिया, तो इसके ये केंद्रीय विधानमंडल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके लिए काट दो, और यह दोनों ये काउंसिल ऑफ स्टेट प्लस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों की शक्तियों की बात है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या पर्याप्त संख्या के लिए, जैसे वह समस्त भारत के लिए कानून बना सकता था, भारतीय प्रजा और सरकारी अधिकारी चाहे वह भारत में हो अथवा विदेश में, है ना, सभी सरकारी अधिकारियों के कानून बना सकती थी, जिसमें विद्यमान कानून में बदलाव अथवा रद्द कर सकती थी। कौन? केंद्रीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल होगी ना, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सदस्यों को प्रस्ताव स्थगन, मतलब प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति थी, ताकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत विचार किया जा सके। एडजॉर्नमेंट मोशन, ये स्थगन प्रस्ताव आज भी होता है। मान लो कहीं बारिश ज़्यादा हो रही, बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, तो सदन की कार्रवाई रोको, उसमें चर्चा हो, एडजॉर्नमेंट मोशन, कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। उन्हें प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का भी अनुमति थी, जो 1909 में लिखी थी पूरक प्रश्न में, समझ गए ये थी। प्रश्न 1992, 1892, पूरक प्रश्न 1909, कल बताया था मैंने 9th में। और यहाँ पे आप क्या आ गया, स्थगन प्रस्ताव इम्पोर्टेंट है, एडजॉर्नमेंट मोशन, और कानून को रद्द करने की जगह। फिर दूसरा क्या, अल्पकालिक प्रश्न भी पूछे जा सकते थे, शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अपन पहले 6 दिन की पूरी सूचना देनी पड़ती थी, अब अल्पकालिक मतलब कम सूचना भी प्रश्न पूछे जा सकते। यह चीजें नहीं क्या है, स्थगन प्रस्ताव है, अल्पकालिक नहीं है। सदस्यों को बोलने का अधिकार तो स्वतंत्र, जैसे पहले ही था, चर्चा करना, वाद विवाद करना, वो पहले ही था। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ना, 3 चीज़ है, एक तो है ये स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है अल्पकालिक प्रश्न, और तीसरा है इसके अंदर कानून में बदलाव या रद्द। पहले इस पावर की केंद्रीय विधानमंडल, तो एक तो स्थगन प्रस्ताव है, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, और एक ये अपने रद्द करना, ये चीज स्थगन, अल्पकालिक और। लेकिन ये केंद्रीय विधान परिषद क्या नहीं कर सकती थी, तो ये तो पहले अपन ने देखा था, देखो ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं, 2-4 देखे थे ना, विदेशी, रेलवे, रक्षा कानून, बहुत सारी चीजें हैं वो।
कानून में तो हो गया, कानून हट गया, बाकी देखते हैं। विद्यमान कानून को अथवा गवर्नर जनरल के अध्यादेश को रद्द करना था, उसमें संशोधन करना है ना। जैसे अभी अपन ने देखा ना कि ऊपर कानून, देखो ऊपर जो लाइन थी ये क्या थी, किसी भी विद्यमान कानून को बदलना अथवा रद्द करना, और यहाँ क्या है, तो विद्यमान कानून को अथवा गवर्नर जनरल को अध्यादेश को रद्द करना, ये भी तो कानून आ रहा है, यहाँ रहा रद्द करना रद्द करना। लेकिन जब वो ऐसा करती थी कि कोई भी ऐसे चार कार्य करेंगे ना, इसके ऊपर देखो लाइन लिखी हुई है, निम्नलिखित विषयों पर विधेयक रखने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना हो। जैसे आज भी है 5 विषय है, 5 सरकमटेंस रहती है, उनका अगर कानून बनाएगी लोकसभा या संसद तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति नहीं होती है, ये वही चीज है। तो विद्यमान कानून में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले आप किसी पूर्ण अनुमति लेनी पड़ेगी प्रॉब्लम इन चारों में से। तो इसमें ये पहले ही विद्यमान कानून का रद्द करना, ऊपर दी थी ना शक्ति कानून में रद्द करने की, पहले जब ये नहीं थी 1919 में, अब भी है, लेकिन आपको ऐसा करने से पहले गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी विद्यमान कानून या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में चेंज करना तो पहले गवर्नर की परमिशन लेनी। विदेशी अथवा देशी रियासत से संबंध को बात करनी, पहले तो आप चर्चा ही नहीं कर सकते थे इन पे, 1909 में लिखा था ना कि चर्चा नहीं करते, अब चर्चा कर सकते हो कुछ भी, लेकिन आपको क्या करना है, पूर्ण अनुमति लेनी गवर्नमेंट। तो धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार के तो अपन बढ़ रहे हैं ना, उत्तरोत्तर विकास। फिर इसमें ये कर दो ना, ये सेना कर दो ना, रक्षा सेनाओं का अनुशासन। भाई ये रक्षा सेनाओं को तीनों आ जाती है, या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों कंबाइंड बोलते हैं डिफेंस सर्विसेज। रक्षा सेना, रक्षा सेनाओं का अनुशासन बनाया जाता है। सार्वजनिक ऋणियां कर, ये वही में बनाया था ना, क्या मांग, धन की मांग, ऋण और कर, ये वो पहले नहीं कर सकते थे चर्चा, अब क्या आप चेंज प्रस्ताव ला सकते हो, पहले नहीं ला सकते था, अब क्या आपको पूर्ण अनुमति नहीं है, अब इनको कानून बन सकता है। जनता के धर्म और धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित कोई भी आपको लाना है तो किसी से भी करोगे और नहीं पूर्ण, क्योंकि इन्होंने देखा कि भारतीय बहुत गहराई से जुड़े हुए धर्म। ठीक है, ये चीज में ये लिखी हुई है सारी, देखो ये कि नियंत्रण राज गवर्नर की पूर्ण अनुमति आवश्यक थी, अध्यादेश कानून में चेंज करोगे तो विदेशी या देशी रियासत संबंध, सेना में अनुशासन, रक्षा सेना में अनुशासन को चेंज कर रहे हो कि ऋण या कर लेने पर सार्वजनिक ऋण या कर, धर्म को चेंज करना, तो 5 विषयों पे पहले पूर्ण अनुमति किसकी, गवर्नर को, ये नियंत्रण था। तो नियंत्रण करके तो दिया तो सही। फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या पढ़ रहा है, यदि गवर्नर जनरल के आदेश पर सेंट्रल लेजिस्लेचर किसी विधेयक को पारित नहीं करता तो गवर्नर जनरल क्राउन की अनुमति लेकर उसको पारित कर सकता है। गवर्नर जनरल ने बोला केंद्रीय विधान परिषद को कि इस देशी रियासत संबंधी कानून बना दो, कानून मना कर दिया, ठीक है ना, नहीं बनाएंगे तो वो उसको विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद दोनों सदनों को ओवरराइड करते हुए क्राउन की अनुमति लेके वो गवर्नर जनरल कानून बना सकता है। कहने का मतलब वो बाईपास कर सकता था किसको, बाई कैबिनेट लेजिस्लेशन, ये वही बाईपास कर गवर्नर जनरल नॉट इक्वल टू रेसिडेंट और क्राउन से परमिशन लेकर बना सकता था, और ऑर्डिनेंस बनाने की हो सकती थी। ऑर्डिनेंस में यही होता है, संसद को बाईपास कर देता है आज भी राष्ट्रपति, लेकिन ऐसे ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम जो है ये 6 मई उस समय, आज भी 6 मार्च है। ठीक है, फिर तीसरा अपन देखते हैं बजट के विषय में ये कहा गया कि कुछ मदों पर बहस हो सकती थी, जैसे बजट में पहले बताया था ना कि मांग रख सकते थे धन, है ना, लेकिन वो ऋण और संबंधी कोई बात नहीं, कुछ मदों पर बहस हो सकती, परंतु कुछ मदों पर मत की बात तो दूर, बहस भी नहीं हो सकती थी, मतलब बजट में कंट्रोल बना, क्योंकि उसमें रेलवे और आर्मी इंपॉर्टेंट थी, तो बजट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। फिर प्रांतों में स्थानों का बंटवारा जनसंख्या पर नहीं अपितु उनके महत्व पर किया गया। जैसे आपको ध्यान है, मैंने बताया था, अभी मैंने देखा था, काउंसिल ऑफ स्टेट में साधारण कितने थे, काउंसिल ऑफ स्टेट में साधारण कितने थे, निर्वाचित में थे, निर्वाचित में बताया साधारण 14 तो इधर थे और 20 साधारण थे, 14 और 20 थे ना, 24 में से 4 और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में साधारण कितने थे, 20 वाला 52 था। तो ये जो बांटे गए ना, तो ये प्रांतों में उनको सीट थी, तेजाब में लोकसभा में सीट है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में सीट है, राजस्थान में लोकसभा की 25 से राज्यसभा से ऐसी दोनों में थी, उस समय हर प्रांत की थी। जैसे इस समय जैसे प्रांत थी करीब 11 प्रांत चल रहे, तो 11 प्रांतों को जो सीटों का आवंटन किया गया राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो वो उनके महत्व के हिसाब से किया गया, ना कि जनसंख्या के आधार, जनसंख्या आधार नहीं था। जैसे अपन जैसे देखते हैं कि यहाँ पे तुलना हो रही है, देखो ये तुलना कैसे हो रही है, उसको समझो, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है, देखो पंजाब जिसका सैनिक महत्व था, बॉर्डर पे था, सैनिक महत्व था, बिहार और उड़ीसा को प्रत्येक को 12 स्थान मिले, पंजाब बॉर्डर पे था, बिहार उड़ीसा अंदर था, प्रत्येक को 12 स्थान मिले। कहने का मतलब पंजाब की जब जनसंख्या कम थी
कितनी थी? पंजाब की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या की 2 तिहाई थी। बिहार उड़ीसा की जनसंख्या अगर 100 थी तो इसकी केवल कितनी थी? 70 थी। फिर भी दोनों के स्थान बराबर मिले, क्यों? क्योंकि पंजाब का सैनिक महत्व। ऐसे अपन देते हैं बम्बई और मद्रास की तुलना। बम्बई की जनसंख्या मद्रास की जनसंख्या की आधी थी, लेकिन फिर भी सीटें बराबर थी। देखो, बम्बई व्यापारिक महत्व के कारण तथा मद्रास प्रत्येक को 16 स्थान मिले, यद्यपि बम्बई की जनसंख्या मद्रास की जनसंख्या से आधी थी, फिर भी सीटें बराबर। क्यों? क्योंकि बम्बई का क्या महत्व था? व्यापारिक महत्व। पंजाब का क्या महत्व था? सैनिक महत्व। ये लिखाओ, प्रांतों में संख्या का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर या कोई महत्व क्या है? ये लिखाओ, प्रांतों में नॉट इक्वल टू जनसंख्या महत्व। जैसे पंजाब को सीटें मिली, बिहार और उड़ीसा की इक्विवेलेंट 12, जबकि पंजाब की जनसंख्या 2 तिहाई थी बिहार और उड़ीसा के, कारण सैनिक महत्व। बम्बई को मद्रास की इक्विवेलेंट 16 सीटें मिली, जबकि बम्बई की जनसंख्या मद्रास से आधी थी। तो फिर क्यों दी गई इसको बम्बई को? क्योंकि बम्बई को व्यापारिक महत्व। जबकि आज अपन देखते हैं, आज भारतीय लोकतंत्र जो अपना संविधान 26 नवंबर 1949 में जो लागू हुआ, उसमें जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या का था। ठीक है, अब इन परिवर्तनों पर अपन विचार करते हैं। क्या क्या विचार देखते हैं कि इस एक्ट से केंद्र में रेस्पॉन्सिबल सरकार नहीं, अपितु अनुक्रिया रेस्पॉन्सिव सरकार बनी। रेस्पॉन्सिबल तो वो होती है जो जनता के प्रति होती है, तो रेस्पॉन्सिव थी, जैसा गवर्नमेंट ने बोला वैसा कर दिया। जैसा जनता करती थी वैसा नहीं किया, जनता करती थी वैसा करने तो रेस्पॉन्सिबल बनती। या तो जैसे गवर्नमेंट बोला साइन करो, कर दिया, तो रेस्पॉन्स किया, रेस्पॉन्ड किया, साइन करो, साइन कर दिया, ये रेस्पॉन्ड होता है। अनुक्रिया, क्रिया करना, क्रिया अनुक्रिया। तो किसी कहने को कुछ किया जाए तो वो रेस्पॉन्स, जब आपको जो रेस्पॉन्स तो करो, तो क्रिया के मैंने क्रिया करी, अब आप करो तो अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स देते हुए करो, साइन कर दिया। फिर कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद कौन? कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को विधानमंडल या विश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती थी, ये जमे हुए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले। इस प्रकार कार्यकारी परिषद के सदस्य अचल इरिमूवेबल थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो जो करते, वास्तव में उन्होंने कई बार सदन तथा लोकमत के आगे सिर झुकाया। संतात्मक सदन था, उसके आगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 8 सदस्य थे, उन्होंने सिर झुकाया। विधानमंडल के कुछ सदस्यों को सरकार स्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी जैसे कि सार्वजनिक पब्लिक अकाउंट्स पर नियुक्त किया गया, जहाँ में सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। विधानमंडल वो भी सब नहीं हो रहा, समिति इसके अंदर लाए तो उससे उनको क्या मेच्योरिटी गेंगे। और समितियाँ कैसी? फाइनेंस की, पब्लिक अकाउंट्स की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ना, जिसमें अपने 22 सदस्य देखते हैं, इसी अधिनियम तो बनी हुई, आगे देखेंगे। प्रश्न और पूरा प्रश्न पूछे जा सकते थे, जैसे कि अपन ने देखा, अल्पकालीन प्रश्न पूछे जा सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते थे। प्रश्न और पूरा प्रश्न पूछे जा सकते थे, स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया जा सकता था। फिर देखो ये क्या है, वे बजट को अस्वीकार कर सकते थे और सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर सकते थे, है ना। तब देखो क्या है, यहाँ तो कोई मत वाली बात नहीं है। वैसे अस्वीकार का मतलब क्या है कि ये अपना उसका अपन ने क्या दे दिया, अपना फैसला दे दिया, मत नहीं दिया। मत का तो था ही नहीं, लिमिटेड था, लिमिटेड पूछ सकते थे, ज्यादातर पार्ट नो वोटिंग था। अस्वीकार का मतलब कि हम डिसएग्री करते, लेकिन गवर्नर के पास भी जो था डिसएग्री का ये पास करा देता था। ऐसे मतलब वित्त संबंधी मामलों पे, रक्षा संबंधी मामलों में ऑलमोस्ट नहीं अधिकार था विधान परिषद। सभा में निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को यदि सुना न जाए तो वह सरकार के लिए कठिनाई अवश्य उत्पन्न करते थे। ब्रिटेन की संसद में चीची होती थी, विपक्ष पूछता था, अरे वो 20 स्नातक बना दी, लेकिन सबको सुनो तो सही, ये जो 8 है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये तो भारी पड़ते हो 20 स्नातक के ऊपर, क्या कर रहे हो। इस प्रकार अनुत्तरदायी कार्यकारी पार्षद, ये अनुत्तरदायी कार्यकारी पार्षद वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी विधानमंडल की अनदेखी नहीं कर सकता था। प्राय उन्हें विधानमंडल की बात माननी होती थी। ध्यान आकर्षण प्रसाद एडजॉर्नमेंट मोशन कितना देखा करोगे, लेकिन धीरे धीरे अपन फर्क तो 1935 में युवा बनेगा, है ना। ये है, देखो ये अपने यहाँ विचारों पढ़ा तो ये देखो, रेस्पॉन्सिबल नहीं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। कार्यकारी जो थे सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि कार्यकारी अचल थे, ऐसा नहीं कार्यकारी अचल नहीं थे। लोकमत के आगे इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने सब झुकाया, 8 ने, उन 8 ने इस 60 + 145 के आगे सिर झुकाया। 8 एक तरफ थे और 60 और 145 जोड़ेंगे तो कितने हुए? 205 हुए, 205। तो 8 नो डाउट 205 से भारी करते थे। 205 मतलब 60 COS की 145 CID, तो 60 + 145 कितने हो गए? 205। तो 8 205 से भारी पड़ते थे, लेकिन कभी 8 ने सिर कभी सिर झुकाया है 205 के आगे। अब याद रखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 8 है, 205 ये 5 के मिले है। तो पहले यूनी होती थी, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल अब दोनों कर दी 5 के COS।
विधानमंडल के सदस्य स्थायी समितियों में आए किसी वित्त और सार्वजनिक लेखा तो इससे उनको ध्यान दिलाओ और प्रोवाइड करते थे सरकार के डिसीजन 8 डिसीजन प्रश्न और पूर्वक पूछ सकते थे, बजट से ज्यादा निर्णय नहीं कर सकते थे, लेकिन विरुद्ध प्रस्ताव ला सकते थे बजट में। सुनना नहीं जाए इन 204 को 205 को, ऐसा संभव नहीं था, सुनना जरूरी था। अगर सुन नहीं करते तो घटना उत्पन्न कर देते, इसलिए विधानमंडल मतलब इन 205 की अनदेखी नहीं कर सकते थे, इनकी बात माननी जरूरी। 205 की तरफ बोल रहा हूँ, बार बार याद रखो, 60 + 145, ठीक है ना। 60 कैसे तोड़ा अपन ने, 26, 26, 34, 34 को कैसे तोड़ा 14 और 20, 145 को कैसे तोड़ा 41 और 105, 105 नहीं 104, 14 की नहीं। फिर उसको अपन आगे कैसे तोड़ा 105 को 41, 41, 5, 5, 41 तोड़े 11 हो जाए, 41 साइड साइडों को जोड़े 41 और 11, दिमाग में घुमाओ। अब देखो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ बातें और कुछ भी थी इसके अंदर। 1919 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा अधिनियम में बोला। इसी के तहत 1926 के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी बनेगा। हालांकि बाद में लिया आयोग आएगा, कुछ चेंज करेगा, लेकिन यूपीएससी का इसी के तहत होगा, ठीक है। 1919 फिर केंद्रीय बजट को अलग किया गया राज्य बजट से, प्रांतों के विषय अलग दे दिए ना, प्रांत वैधानिक आयोग बनेगा इसकी समीक्षा के लिए, तो 10 साल बाद अपॉइंट किया जाना था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई ये 1927, मतलब 1919 का अधिनियम पारित हो गया। अधिनियम में कहा गया था कि अब हम 10 साल बाद देखेंगे कि ये इसको और क्या चेंज करें, जैसे 1919 में चेंज करने के लिए आए थे ना MCDR, ड्यूक और रोबर्ट, आगे देखा ना, उसके बाद BNP थे रघुनाथ बसु बेनेडिक्ट। तो ये 10 साल पूरे होने से 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही मतलब 1927 में ही इस वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है और इसको अपन बोलते हैं साइमन कमीशन। ये पढ़ेंगे तो अपन 1935 का दिन 2 साल पहले ही कर दी, क्यों कर दी तो पढ़ेंगे 1935 में चुनाव होने वाले थे 1929 में, तो तत्कालीन जो पार्टी थी 1927 में करते ब्रिटिश सरकार, उसको डर था कि हम हारेंगे, तो आगे जो पार्टी आएगी वो हो सकता है कि भारत की फेवर में ज़्यादा बना दे अगला दिन को बने, तो इसलिए उन्होंने पहले ही वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर दी साइमन। इसका विरोध हुआ, साइमन वो बैठ के जाने लगे, श्वेत अधिनियम, श्वेत कमीशन होता है, व्हाइट कमीशन लिखेंगे सातों के सातों श्वेत को इंग्लिश। फिर अगला आप देखते हैं डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के दौरान, इसी प्रोविजन थे, ठीक है ना। चैम्बर ऑफ प्रिंस नरेंद्र मंडल गठन हुआ 1921 में, किस अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत। कितने सदस्य थे 120, इसके अंदर राजा राजकुमार थे 108 और वायसरॉय के प्रतिनिधि थे 12, है ना, ऐसे करके टोटल 120 थे। शुरू से हो गया क्या देखते हैं, तो वायसरॉय है ना, वायसरॉय के प्रतिनिधि थे 12, मतलब गठन हुआ 1991 के अंदर, सदस्य 120, राजकुमार थे 108, वायसरॉय के 12। फिर इसमें अपन जैसे देखते हैं आगे कि ये COR है ना, ये चैम्बर ऑफ प्रिंस ही है ये, और 1921 के अंदर ही PAC का गठन हुआ, जिसमें आज अपन देखते हैं 22 सदस्य हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ऐसा ये था इसके अंदर, है ना। तो ये अपना ये टोटल था इसके अंदर जो अपन ने देखा। और फिर इसके बाद ये जो प्रांतों के अंदर जो डायरेक्ट ये नेक्स्ट में अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने मेनली इस वीडियो के अंदर अपन ने 2 चीज़ें देखी, एक तो COS और एक POS, तो COS और CLA सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, इसको एक बार देख लो, फिर आगे अपन प्रांतों में डायरेक्ट देखते हैं।